बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लाम उद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में 3-4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक अच्छी खबर आज़म सवाती के ज़मानत की मंजूरी के हवाले से है कि आखिरकार काफ़ी दिनों के बाद उनकी ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली। उसके साथ साथ इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से आज कौम के नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ थी कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगी, लेकिन जो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के इंट्रा कोर्ट अपील थी उनको समाअत के लिए मंजूर कर दिया। वहाँ पे वो एक्शन न हो सका। उसके साथ साथ MQM और पीपल्स पार्टी की तरफ से हुकूमत को एक किस्म के ब्लैकमेल करने के लिए और हुकूमत से रास्ते अलहदा करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें शुरू हो गई है कि अभी ऐसा लग रहा है कि वो अपने लिए सेफ पैसेज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और जो बुरी खबर ये है कि मुल्क के अंदर महंगाई में जो लेटेस्ट अदाद शुमार आए हैं उसके मुताबिक दिसंबर में काफ़ी इजाफा हो चुका है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान से जो स्मगलिंग हो रही है, जो डॉलर स्मगल किए जा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर सोने की कीमतों में जो बेतहाशा इजाफा हुआ है, उसके पीछे मकासद क्या है और उसमें कौन लोग इन्वॉल्व है और कौन लोग पाकिस्तान की इकानमी को तबाह करने के ज़िम्मेदार है, इन सारी मौज़ूआत पे बात करेंगे। और आखिर में आपको एक जिसको मुश्किल ही कहा जाए, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान को तबाह करने के ज़िम्मेदार हैं वो बाहर से आने वाले नहीं बल्कि अपने ही है, इसमें आखिर में बात करेंगे। सबसे पहले आज़म सवाती, जिनको 27 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था, एक ट्वीट जो उन्होंने एक फौजी ऑफिसर के ख़िलाफ़ की थी और उसके बाद उनको गिरफ्तार करके आप लोगों को याद होगा कि कभी बलूचिस्तान कभी सिंध, उनके ख़िलाफ़ काफ़ी सारे दर्जनों FIR दर्ज हुए और फिर उनको ज़मानत भी नहीं मिल रहा था। इवन के अगरचे बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ केसेस ख़त्म कर दी, लेकिन फिर इस्लामाबाद की एक जो मुकामी अदालत थी उन्होंने उनको ज़मानत देने से इनकार किया। और आज तकरीबन कुछ एक माह से ज़्यादा, क्योंकि 27 नवंबर को गिरफ्तार हुए थे, आज 2 जनवरी थी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत मंजूर कर लिया और उनको रिहा करने का हुक्म दिया। ये एक अच्छी खबर है क्योंकि आज़म सवाती के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ, बहुत ज़्यादती हुई और आखिरकार उनको इंसाफ बड़ी मुश्किल से मिल गया। इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था और उस पर फिर इलेक्शन कमीशन ने अमल नहीं किया, कौम की नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ थी, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि जब इमरान खान ने इस्लामाबाद के अंदर एक जलसे में उस वक्त एक बात कही थी और शहबाज गिल के हवाले से कि उन पे मुबैना तौर पे टॉर्चर किया गया और अगर उस टॉर्चर के बावजूद उनको पुलिस के हवाले किया गया तो उनके ख़िलाफ़ हम अदालती या कानूनी कार्रवाई करेंगे। और उस पे आप लोगों को याद होगा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के केस चली और उनको काफ़ी मरतबा पेश होना पड़ा और एक बड़ा इशू बन गया था पाकिस्तान के अंदर। तो कौम का ये ख्याल था कि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को एक किस्म की रद्दी की टुकड़ी में फेंक दिया था। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की, बल्कि जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जमा कराई गई थी उसको समाअत के लिए मंजूर कर दिया। अगरचे अदालत के उस हुक्म को मुअत्तल तो नहीं किया जो ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने जो ऑर्डर जारी किया था, लेकिन इसको ये है कि ये केस अभी भी समाअत के लिए मंजूर हुआ तो अभी आगे देखा जाएगा कि उसमें आगे क्या कुछ होगा। लेकिन कौम ये इंतज़ार कर रही थी कि आज ज़रूर तौहीन अदालत की कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ होगी, लेकिन तौहीन अदालत की कार्रवाई न हो सकी। इसके साथ साथ MQM और पीपल्स पार्टी जो PDM की अपनी हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हैं। आज एक ख़बर थी और वो ARY की ख़बर थी कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने बिलावल से कहा है कि शहबाज शरीफ JUI को ज़्यादा लेफ्ट दे रही है, उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। मंगला डैम की जो तकरीब थी उसमें खुर्शीद शाह को नहीं बुलाया गया। DI खान के अंदर जो
تقاریب تھی اس کے اندر پیپلز پارٹی کو نہیں بلایا گیا. خیبر پختونخوا کے اندر JUI کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے, پیپلز پارٹی کو نظر انداز کر رہی ہے. مطلب اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہے. یہ بیسیکلی ابھی ایک راستہ ہموار کیا جا رہا ہے. پاکستانی قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ PDM کی یہ ساری جماعتیں پچھلے 8 مہینوں کے دوران عوام کی نظروں میں گر چکی ہے, بہت زیادہ بدنام ہو چکی ہے. ابھی یہ لوگ حکومت سے نکلنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں اور اس قسم کی چیزیں سامنے لا کر پاکستانی عوام کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس جرم میں شامل نہیں تھے, جو جرم پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا گیا اور پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی لائی گئی. تو یہ ایک کوشش ہے MQM کی اور پیپلز پارٹی کی, اور اس کے بعد شاید باقی جماعتیں بھی سامنے آئیں گے اور وہ اس حکومت سے کوئی راستہ ڈھونڈیں گے کہ ان سے الگ ہو کر پاکستان کے عوام کو دھوکہ دے سکے, اور نیکسٹ الیکشن کے اندر جب یہ جائیں گے تو یہ سارا جو ملبہ ہے وہ مسلم لیگ نون کے کندھوں پہ ڈالیں گے اور پھر کہیں گے کہ یہ ساری چیزیں مسلم لیگ نون نے کی تھے. حالانکہ بلاول بھٹو اور آصف زرداری نے خود ہی اعتراف کیا ہے کہ جو رجیم چینج آپریشن کی سازش ہوئی تھی وہ سازش بلاول ہاؤس کے اندر تیار ہوئی تھی, اور اس پہ وہاں سے پھر عمل درآمد کر کے ان سارے لوگوں کو جمع کیا گیا تھا. جو عمران خان صاحب اندرونی سہولت کاروں کی بات کرتے ہیں, اس کے اعتراف پیپلز پارٹی کے لیڈر بار بار خود ہی کر چکے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی اگر کوئی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ سارا گند ان کے کندھوں پہ ڈالا جائے گا اور اپنے آپ کو عوام کے سامنے معصوم پیش کریں گے کہ اس کے اندر ان کا کوئی انوالومنٹ نہیں تھا, تو قوم ان کے باتوں پہ کبھی بھی اعتماد نہیں کرے گی, کیونکہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو خود ہی اعتراف کر چکے ہیں کہ رجیم چینج آپریشن کے جو اندرونی سہولت کار تھے وہ ساری سازش بلاول ہاؤس کے اندر تیار ہوئی تھی. اور اس کے بعد میرے خیال میں جان چھڑانا اور یہ کہنا کہ اس کے اندر ہم ملوث نہیں تھی, پاکستانی عوام کبھی بھی اس قسم کی چیزوں پہ یقین نہیں کریں گے. لیکن چونکہ MQM کراچی کے اندر ختم ہو گئی, ابھی آپ دیکھ لیں جو تصوری ہے گورنر صاحب ہیں وہ گورنر ہاؤس کو استعمال کر رہے ہیں, ایک گورنمنٹ کی پراپرٹی کو استعمال کر کے کراچی کے اندر تحریک انصاف کا راستہ روکنے کے لیے اور جماعت اسلامی کا راستہ روکنے کے لیے MQM کو ایک بار پھر ان کو یونائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ ان کا راستہ روکا جا سکے. لیکن کراچی کے عوام اتنے زیادہ بے خبر نہیں ہیں, وہ ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں کہ ایک بار پھر اس قسم کی جو سازش ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے, کیونکہ ٹسوری میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کے بغیر کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا, کیونکہ ان کے گورنر بننا جس سے اس وقت سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم تو لا علم ہیں, ہمیں پتہ نہیں کہ کون اس کو لے کر آئے ہیں, تو یہ کوئی آسمان سے تو اترا نہیں, لیکن یہاں سے کسی نے وہاں پہ زبردستی بٹھا دیا. تو ابھی وہ اپنی مرضی سے یہ چیزیں نہیں کر سکتی, بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یہ ساری چیزیں کریں گے. اور اسی وجہ سے کراچی کے عوام MQM کے جو ماضی رہی اور ان پہ جو الزامات رہے بدخوری کے, غنڈہ گردی کے, لوگوں کو مارنے کے, لوگوں سے بدلہ لینے کے, وہ دور شاید کراچی کے عوام کو یاد ہوگا, اور اس چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہماری جوانوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی تھی اور ان کے خون کے بدلے وہاں پہ امن بحال ہوا تھا. تو کبھی بھی کراچی کے عوام کم از کم اپنے جوانوں کے خون کو یاد رکھیں گے اور ان کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے کہ ایک بار پھر وہاں پہ وہی صورتحال کراچی کے اندر بن جائے اور وہاں پہ ایک بار پھر بے گناہ لوگوں کے قتل و غارت اور بدخوری کا سسٹم دوبارہ بحال ہو سکے. تو یہ چیزیں کراچی کی عوام ناکام بنائیں گے. ایک اور جو سرکاری رپورٹ سامنے آئے ہیں کہ دسمبر کے مہینے میں تقریباً 0.8% مہنگائی میں اضافہ ہوا اور ملک کے اندر 24.50% تک مہنگائی پہنچ گئی ہے. یہ سرکاری اعداد و شمار ہے, لیکن اصل جو اگر گراؤنڈ پہ سچویشن ہے تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر اس وقت مہنگائی 50% سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہوگی. اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ پھلوں کی قیمتوں میں 13.36% اضافہ ہوا, پیاز کی قیمت 9.9% اضافہ ہوا. حالانکہ اس وقت مارکیٹ کے اندر پیاز کی جو قیمت ہے وہ 250 روپے فی کلو ہے. مطلب وہ پیاز جو 10 اور 20 روپے کلو میں
तकरीबन अप्रैल से पहले अगर दस्तयाब था, तो आज उसकी कीमत मार्केट के अंदर 250-250 रुपए तक पहुंच गई है। तो ये किस तरह 9.9% का इजाफा है। जिस चीज़ की कीमत 20 रुपए से 250 तक पहुंच गई और फिर आप कहते हैं कि ये 9 या 10% इजाफा है। गंदम की कीमत में बता रहे हैं कि 9.45% इजाफा हुआ है। हालांकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, सिंध के अंदर, पंजाब के बलूचिस्तान के अंदर 2600 रुपये तक 20 किलो आटे की जो बोरी है वो पहुंच गई है। तो ये किस तरह 9.9% इजाफा है, बदतरीन इजाफा हुआ है। इसी तरह चिकन की कीमत बता रहे हैं 5.43% दिसंबर में इजाफा हुआ। इस वक्त मार्केट के अंदर जो चिकन की कीमत है वो तकरीबन यहाँ पे कुछ 600-700 रुपये के करीब है। चीनी की कीमत में बता रहे हैं कि 3.12% इजाफा हुआ है। और फिर बता रहे हैं कि टमाटर की कीमत में कमी हुई, 53% कमी हुई। तो टमाटर के लोकल जो पैदावार है वो शुरू हो गई, इसी वजह से उसमें कमी आ गई है। लेकिन सब्जियों की कीमतें तो वही है। इसी तरह एक और जो ख़तरनाक चीज़ है, आज मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा था और वो मुझे कुछ चीज़ें बता रहे थे और बड़े संगीन किस्म की सूरत हाल है। देखिए, आपके मुल्क के अंदर वो जो उनके सोने के कारोबार से मुंसलिक हैं, वो मुझे बता रहे थे कि इस वक्त जो असल कीमत है वो तकरीबन 1,65,000 रुपये जो इंटरनेशनल कीमत है मार्केट की, पाकिस्तान के अंदर 1,65,000 रुपये फी तोला होना चाहिए। लेकिन इस वक्त मार्केट में आज उनके पास 1,90,000 रुपये की कीमत थी। वो बता रहे थे कि लोगों ने अभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है और इवन कि मार्केट के अंदर उसकी किल्लत भी पैदा हो चुकी है सोने की। और वो बता रहे थे कि पिछले चंद महीनों के दौरान तकरीबन 8 अरब डॉलर का सोना लोगों ने ख़रीद लिया है। मतलब हम IMF के सामने जाकर मिन्नत समाजत करके 1 अरब डॉलर के लिए मिन्नत समाजत करते हैं, इंतहाई एक अवाम दुश्मन किस्म की शराइत मानते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन आपके मुल्क के अंदर लोगों ने चंद महीनों में 8 अरब डॉलर का सोना सिर्फ ख़रीद लिया है। इसी तरह डॉलर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की गई है, डॉलर के अंदर अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है जो पाकिस्तानी करेंसी में है। अच्छा, उसके अंदर आप लोगों ने शायद देखा होगा कि इसहाक डार ने भी कहा, बाकी हुकूमती वज़रा और लोग भी कह रहे हैं कि डॉलर जो है उसकी स्मगलिंग हो रही है अफ़गानिस्तान की तरफ। वो मुझे बता रहे थे कि आप अफ़गानिस्तान की तरफ 1 किलो टमाटर भी नहीं लेकर जा सकते। 1 किलो टमाटर। डॉलर तो बहुत बड़ी बात है, सोना तो बहुत बड़ी बात है, बाकी चीज़ों की स्मगलिंग तो बहुत बड़ी बात है। अगर जो बॉर्डर की सिक्योरिटी है और जो कस्टम है और जो दूसरे लोग वहाँ पे मौजूद है, पूरी बॉर्डर के अंदर मौजूद है, अगर वो चाहे तो आप 1 किलो टमाटर भी अफ़गानिस्तान की तरफ नहीं लेकर जा सकते। डॉलर तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज हमें थोड़ा सा सच बोलना पड़ेगा, क्योंकि अपने मुल्क को बचाने के लिए अभी सच बोलना पड़ेगा। इसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगरचे सच बोलना इस वक्त इस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल है और लोगों को तकालीफ भी उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करते हैं और मुल्क को मज़ीद तबाही से बचाना चाहते हैं तो फिर सच बोलना ही पड़ेगा। इस वक्त आपके बॉर्डर की जो सूरत हाल है, बकौली इन लोगों की कि वहाँ पे अगर आप कुछ लेकर जाते हैं, कुछ लेकर आना चाहते हैं, तो बॉर्डर के ऊपर आप बाकायदा रिश्वत देंगे, पैसे देंगे, और जब तक आप पैसे नहीं देंगे उसी वक्त तक आप कोई चीज़ अंदर नहीं लेकर आ सकते, न कोई चीज़ आप बाहर लेकर जा सकते हैं। इसी वजह से जो इस मुल्क की तबाही है, मेरे ख़्याल में अगर हम बहैसियत कौम और बहैसियत पाकिस्तानी अगर हम मुखलिस होते तो पाकिस्तान के अंदर ये मुश्किलात कभी भी नहीं आ सकते थे। लेकिन हम अपने कौम और अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने बैंक अकाउंट्स को मज़ीद बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने बच्चों के लिए आलीशान ज़िंदगी का बंदोबस्त करने के लिए वो काम कर रहे हैं जिससे हमारे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। आपके मुल्क से जो डॉलर निकल रहे हैं वो ये नहीं कि वहाँ पे लोग अपने जेबों के अंदर लेकर अफ़गानिस्तान की तरफ शिफ्ट करते हैं। मैं ख़ुद अफ़गानिस्तान गया हूँ, कई मरतबा बॉर्डर क्रॉस कर चुका हूँ और मैंने वहाँ पे ख़ुद अपने आंखों से देखा है कि वहाँ पे जब भी आप जाते हैं तो उस वक्त मेरे सामने काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिनके पास अगर
परस करें 1000 से ज़्यादा डॉलर थे या 2000 से ज़्यादा डॉलर थे, तो उनको उसी वक्त ये बताया जाता था कि ये बाहर जो बंदा बैठा हुआ है इनके साथ आप चेंज करिए, जो अफगानी करेंसी है वहाँ से आप ले, लेकिन डॉलर आप नहीं लेकर जा सकते। लेकिन इस वक्त अगर लोग डॉलर लेकर जाते हैं तो अब मुझे बताइए कि लोग शूज़ के अंदर कितने डॉलर को छुपाएंगे, या अगर बैग्स के अंदर छुपाते हैं या किसी और तरीके से छुपाते हैं, तो आपके बॉर्डर के ऊपर ऐसे स्कैनर लगे हैं कि उसके अंदर सारी चीज़ें नज़र आती है, तो उसके बावजूद फिर ये डॉलर किस तरह अफ़गानिस्तान में जाते हैं। इसका देखिए, आपके बॉर्डर के ऊपर जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, अगर आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और सिर्फ उन लोगों के खिलाफ नहीं, मतलब उनके जितने भी बड़े हैं वहां से लेकर ऊपर तक, अगर आपने एक मर्तबा सख्त किस्म की कार्रवाई की और इन लोगों को आपने घरों में भेज दिया, इन लोगों को आपने जेलों में भेज दिया, इनके मुलाजिमत आपने ख़त्म कर दी, तो आप यकीन करें कि आपके बॉर्डर के ऊपर और आपके पोर्ट्स के ऊपर कभी भी कोई भी बंदा रिश्वत नहीं ले सकेगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपके पोर्ट्स के ऊपर, आपके बॉर्डर्स के ऊपर आप कोई भी काम बगैर पैसों के नहीं कर सकते, ये हमें मानना पड़ेगा। देखिए, ये एक हकीकत है और इस चीज़ को आप साबित नहीं कर सकते। देखिए, परस करिए अगर आप मुझे बॉर्डर पे तैनात करें और वहाँ पे ये काम मैं करूँगा, तो मेरे ख्याल में कोई भी बंदा मुझ पे साबित नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर कोई एक दो बंदे इन्वॉल्व नहीं, पूरा जो सर्कल है, जो एक दूसरे पे नज़र रखते हैं, एक दूसरे से जो लिंक है, वो सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसी वजह से आप उनके ऊपर साबित नहीं कर सकते इन चीज़ों को। लेकिन इसके लिए मेरे ख्याल में जो हमारे हाई ऑफ्स हैं, जो हमारी आर्मी चीफ से लेकर हमारे वज़ीर आज़म तक और हमारी तमाम इदारों के सरबराहान तक, अगर वो स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे तो पाकिस्तान मज़ीद इसी तरह तबाह होगा। ये चीज़ें आपके मुल्क से बाहर चलते रहेंगे और कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकेगा। इसी वजह से पूरी तौर पे ऐसी एक्शन की ज़रूरत है जो कौम देख सके। बॉर्डर पे जितने भी ये लोग तैनात हैं, उनको सिर्फ सस्पेंड करना नहीं, उनको मुलाजिमत से भी फारिग करना और उनको उम्र कैद, मतलब पूरी उम्र के लिए उनको जेलों के अंदर डालना पड़ेगा। उनके जितने भी ऊपर लोग बैठे हुए हैं, जो बॉर्डर से ऊपर सिटीज़ के अंदर बैठे हैं, जो उनके बड़े हैं और उन पे नज़र रखते हैं, देखिए उनकी मर्ज़ी के बगैर भी ये चीज़ें नहीं हो सकती। इसी वजह से उनके खिलाफ वहां तक आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और जब आपने वहां तक एक्शन लिया और उन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके उनको फारिग कर दिया, उनको घरों में भेज दिया, उनके मुलाजिमत ख़त्म कर दिए और उनको उम्र कैद के लिए जेल, मतलब उम्र भर के लिए जेल भेज दिया, तो आप यकीन करें कि आपके पाकिस्तान के अंदर ये सारी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी, उस वक्त तक पाकिस्तान की यही हालत बरकरार रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।